दी लल्लन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन है। आज जनता की बात होगी। आज ये बात होगी कि मॉनसून सत्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत ने हमारे और आपके लिए कौन से नए कानून बनाए हैं। इन कानूनों को बनाते वक्त उन्होंने क्या बहस की, इन कानूनों का हमारी और आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। बात इसकी भी करेंगे कि चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की बात में क्या तय हुआ। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए, क्योंकि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने खाकी तजकर खादी धारण कर ली है। एक बात और है जो बिहार के लोग खूब करते हैं, और अब हमारा इंटरव्यू बिल्कुल अपने उत्तरार्ध पर आ गया है। वो ये पूछते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे ने प्रशासनिक अधिकारी की पारी तो लगभग खेल ली, इस प्रशासनिक अधिकारी की पारी के बाद राजनीतिक पारी की शुरुआत कब होगी? $1 मिलियन क्वेश्चन, ये बहुत लोग पूछते हैं। अभी आपने अचानक हमको सरप्राइज दे दिया कि आपने माइक पर पूछ लिया। लेकिन पर्दे के पीछे तो ऐसे तो आपसी बातचीत में जितने मित्र हैं, चाहे वो मीडिया में हो, बाहर भी, हर क्षेत्रों में, वो सब पूछते हैं कि भाई आपकी क्या इच्छा है, क्या तो कोई तो वजह होगी जब इतना शोर बरप रहा है, इतने सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरा प्रोफाइल के चलते बरप रहा है। मैंने 2009 में मैंने एक बार इस्तीफा दिया था, उसको भी लेकर के लोग चाहते, मैंने इस्तीफा दिया था। लेकिन ये आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? माइक पर बोल रहा हूं मैं, हो सकता है कि लड़ना चाहता हूं, लेकिन थैंक यू, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने सब जगह बोला है भाई कि मैंने इस्तीफा दिया था, तो मेरे को आप जोड़ करके आप देखते हैं, मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी क्या, मैंने कोई पॉलिटिकल मीटिंग की थी क्या, मैंने कहीं पॉलिटिकल किसी नेता के साथ डायस शेयर किया था क्या, मैंने कहीं किसी से कोई टिकट मांगा था क्या? आपने टिकट नहीं मांगा था, लेकिन बीजेपी के सत्तारूढ़ सांसद लालमुनि चौबे जरूर शंकित हो गए थे आपके इस्तीफे से। नहीं, हमारे इस्तीफे से तो आज भी मैं इस्तीफा देने की बात करूं तो 1 दर्जन लोगों के पसीने आ जाएंगे। लेकिन क्यों आते हैं, उसका कारण क्या है? पब्लिक कनेक्टिविटी है। आज भी बहुत लोगों को हर जगह कोई कहता है कि यहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे, कोई कहता है यहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे, कोई कहता है यहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे। 1-2 जगह की बात थोड़े है। चलिए, तो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आपकी कनेक्टिविटी है, इसलिए ये सवाल पूछे जाते हैं, पर जवाब तो दे दीजिए। जवाब ये है कि अगर ये बताइए हमको, जवाब ये बात सुनते सुनते मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। हाँ, तो एक इसको रिजॉल्व करने, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई अपनी सरकारी सेवा के बाद अगर कोई आदमी राजनीति में आना चाहता है या चुनाव में भी आना चाहता है, बताइए इसमें गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, अनइथिकल क्या है, इलीगल क्या है? लंबे प्रशासनिक अनुभव के बाद कोई आए तो आएंगे क्या? सवाल तो फिर वही आ गया। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल नहीं है, कुछ गैर असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अनैतिक है। इस देश में लंबी परंपरा रही है, नहीं रही है तब भी यशवंत सिन्हा से लेके आरके सिंह से लेके पुलिस ना भी रही हो तो एक नई परंपरा भी शुरुआत करनी हो तो उसमें क्या हर्ज है? तो कब होगी इस परंपरा की शुरुआत? मुझे नहीं मालूम, मैं जनता का आदमी हूँ, जनता से जुड़ा हुआ। मतलब इसको सर ओपन एंडेड जवाब कहते हैं हम लोग। ओपन जवाब ही है कि मैं जब जनता चाहेगी, मेरे लोग जब चाहेंगे, मुझे बहुत प्यार करते हैं, जब लोग चाहेंगे कि आपके राजनीति में आने की जरूरत है तो मैं राजनीति पर भी आ जाऊंगा। उसमें क्या बात है, इतना क्या छुपा छुपी का बात है? वीडियो में नजर आने वाले शख्स 1987 बैच के आईपीएस अफसर और अभी कल तक बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे अब पूर्व हो गए हैं। उन्होंने वीआरएस मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। सादी भाषा में कहें तो नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जबकि फरवरी तक का कार्यकाल बाकी था और सेवा विस्तार का विकल्प भी। वजह, सियासी पंडितों का कहना है चुनाव लड़ने के लिए ऐसा किया है, 10-12 बरस पहले भी किया था, तब भी इस्तीफा दिया था, वीआरएस के लिए अप्लाई किया था, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बक्सर लोकसभा से लड़ना चाहते थे, राज्य का जो पार्टी आला कमान है वो कमोबेश तैयार था, केंद्र का आखिरी वक्त पर ठिठक गया क्योंकि उस वक्त बक्सर की नुमाइंदगी कर रहे थे बीजेपी के कद्दावर बुजुर्ग नेता लालमुनि चौबे, जिन्होंने ये दुहाई दी कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और अटल आडवाणी को पुराने दिनों का संघर्ष याद दिलाया। गुप्तेश्वर पांडे को इंतजार करना पड़ा, फिर उन्होंने अपनी सारी पैरवियों का इस्तेमाल किया, सब जगह से मदद मांगी और तकनीकी पेच के आधार पर उनका इस्तीफा
कैंसिल हो गया। उस वक्त तक बिहार के मुख्य सचिव रहे एक चर्चित ऑफिसर और नीतीश की गुड बुक में शामिल ऑफिसर ने साफ कहा था, मुझे नहीं पता किस नियम के तहत ये सब हुआ। 10, 11, 12 बरस बीत गए हैं, फिर से इतिहास दोहराया। कहा जाता है कि वीआरएस लेने से पहले 3 महीने का नोटिस देना होता है और ये कोई नुक्कड़ों की कहासुनी नहीं है, सरकार का नियम है। लेकिन बिहार सरकार ने डीजीपी को छूट दे दी और 22 सितंबर से गुप्तेश्वर पांडे पूर्व डीजीपी हो गए। नीतीश कुमार ने छूट दी, सियासी गलियारों में कहा गया, क्योंकि नीतीश कुमार को अब नेता गुप्तेश्वर पांडे चाहिए। सूत्रों का कहना है कि बक्सर, जो जिला उनकी जन्मभूमि है, वहां की सीट से उनके नामांकन का ऐलान होगा सही समय पर और बताया जाएगा कि अब वो क्या जिम्मेदारी निभाएंगे। क्या है इस चीज की वजह, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जब अभी कल तक ये सवाल गुप्तेश्वर पांडे से पूछा जाता था तो वो जवाब क्या देते थे, क्योंकि 1 महीने पहले ही ट्विटर पर वो अपने इस्तीफे की खबर को निराधार बता रहे थे। वैसे ये पहली दफा नहीं है कि कोई आईएएस आईपीएस सियासत में आया हो। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहते हुए सत्यपाल सिंह ने वीआरएस लिया था, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। खूब सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन यह संभवतः पहली बार है कि किसी डीजीपी ने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया हो। और डीजीपी साहब जब डीजीपी थे तब हमने उनसे बातचीत की थी 1.5 हफ्ता पहले। पता होता कि इतने जल्दी नेता बन जाएंगे तो लल्लन टॉप अड्डे की जगह नेताजी घेरे में सीरीज के तहत उनको घेरे में लेते और उनके हिस्से के सख्त सवाल करते। गुप्तेश्वर पांडे, क्यों जेडीयू उनको अपने पाले में लाना चाहता है? कोई कहता है कि उनका सोशल प्रोफाइल बड़ा है, वो जब वर्दीधारी थे तब भी नेताओं के माफिक बयान देते थे। कोई कहता है कि जेडीयू को एक पैन बिहार अपील वाले ब्राह्मण चेहरे की जरूरत थी और कोई कहता है कि नीतीश के पुराने सिपहसालार पूर्व नौकरशाह आरसीपी सिंह की उपयुक्तता अब राजनीतिक गलियारों में उतनी नहीं रही और इसलिए ब्यूरोक्रेसी की समझ रखने वाले एक और मनसबदार का प्रमोशन किया जा रहा है। सियासत है, जितने लोग उतनी व्याख्याएं। गुप्तेश्वर पांडे के खेमे के लोग भी अपने अपने किस्म की व्याख्याएं और भविष्यवाणियां करते हैं। अब हम बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 83,347 नए मामले सामने आए और 1,085 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा भारत में नवीं दहाई में प्रवेश कर गया। हालांकि 89,746 लोग ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर भारत में अब तक कुल मामले हो चुके हैं 56,46,010, कुल मौतें 90,020, ठीक हुए मरीजों की संख्या 45,87,613। 22 सितंबर को फिर से टेस्टिंग 9.5 लाख के पार जाते ही हाफ गई। इसका मतलब हमने 2.5 लाख टेस्ट कम किए। खुद सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 19 सितंबर को 12 लाख टेस्ट हुए थे। इसके बाद से टेस्टिंग में जो सुस्ती आई है वो दूर होने का नाम नहीं ले रही। जब तक वैक्सीन या दवा नहीं आ जाती तब तक टेस्टिंग एकमात्र रास्ता है जिससे हम अर्थव्यवस्था के रुके हुए पहिए को दोबारा शुरू कर सकते हैं, लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर संक्रमण को पकड़ना आसान हो जाए तो उसके डर से सब कुछ बंद रखना जरूरी नहीं रह जाएगा। इसीलिए लल्लन टॉप लगातार ढीली पड़ती टेस्टिंग पर सवाल उठा रहा है, आगे भी उठाता रहेगा। दूसरी सुर्खी एक बार फिर भिवंडी हादसे से जुड़ी है, जहां मृतकों का आंकड़ा 39 पर पहुंच गया। बारिश के चलते राहत और बचाव के काम में रुकावट आ रही थी। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आशीष कुमार ने प्रेस को बताया कि बिल्डिंग में रह रहे परिवारों के रिश्तेदारों का कहना है कि मलबे में कुछ और लोग दबे हो सकते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभियान रोका नहीं गया। ठाणे आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने दावा किया है कि 23 सितंबर की शाम तक ये बचाव अभियान पूरा हो जाएगा। अगली सुर्खी मोल्दो में भारत और चीन के बीच हुई कोर कमांडर स्तर की 6वीं बैठक से जुड़ी है। 21 सितंबर को हुई इस बैठक के बाद दोनों पक्षों ने एक साझा बयान जारी करके कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर सेनाओं की और टुकड़ियां नहीं भेजी जाएंगी। कोई भी पक्ष जमीन पर हालात बदलने की एक तरफा कोशिश नहीं करेगा और ऐसी किसी भी हरकत से बचा जाएगा जिससे मामला और पेचीदा हो। दोनों पक्ष 7वें दौर की बातचीत के लिए भी राजी हो गए हैं। वैसे एक्सपर्ट्स की राय है कि इन बैठकों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती। एलएसी पर फिलहाल मामला तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। दोनों सेनाएं लंबे वक्त तक तैनात रहने के लिए तैयारी कर चुकी हैं। ये थी सुर्खियां, अब बारी बड़ी खबर की।
दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। हमारा संविधान बनाने वाले हमारे पुरखे, हमारे देश की स्वतंत्रता के सेनानी एक नियम लिखकर हमें दे गए कि जिनको हम चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजेंगे वो तफरी करने के लिए नहीं है, उन्हें 6 महीने में एक बार तो जरूर मिलना होगा। देश की दशा दिशा पर चर्चा करनी होगी, जरूरत के हिसाब से कानून बनाने होंगे, सरकार से सवाल पूछने होंगे। कहने का मतलब 6 महीने से ज्यादा गैप संसद की 2 बैठकों के बीच नहीं हो सकता और इसीलिए बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद राष्ट्रपति ने 14 सितंबर को हमारी संसद का मॉनसून सत्र बुलाया। सत्र 14 सितंबर को शुरू हुआ और आज कितनी तारीख है? 23 सितंबर। 2 हफ्ते में ही संसद सत्र खत्म होने की ओर है, लेकिन इन्हीं 2 हफ्तों में संसद में जो हुआ वो कई मायनों में 70 साल के लोकतंत्र में अभूतपूर्व है। क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ जो हम उसे 2 हिस्सों में बांट लें तो समझ सकते हैं। पहले हिस्से में आपको दिलचस्प बयान सुनाएंगे, किसके बीच क्यों झगड़ा हुआ ये दिखाएंगे। इन झगड़ों के बीच आपसे जुड़े कौन कौन से कानून संसद ने पास कर दिए जिनका हमारी और आपकी जिंदगी पर जिंदगी भर असर पड़ेगा, ये शो के दूसरे हिस्से में बताएंगे। राज्यसभा सांसदों ने अपने उपसभापति के तौर पर हरिवंश नारायण सिंह को चुना। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर हरिवंश नारायण सिंह की खूब तारीफ की। हरिवंश जी ने जिस तरह अपनी ईमानदार पहचान बनाई, उस वजह से मेरे मन में हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान रहा है। लेकिन शायद ये पहली बार हुआ होगा कि जिस संसद सत्र में उपसभापति को चुना गया उसी में उन्हें हटाने की कोशिश भी विपक्ष ने की। उपसभापति पर आरोप लगे कि सांसदों की मांग के बावजूद उन्होंने वोटिंग नहीं कराई और वॉइस वोट के आधार पर बिल पास करा दिए। इस पर विपक्षी सांसदों का राज्यसभा में जो हंगामा हुआ वो भी आपने देखा ही होगा। माइक तोड़े गए, रूल बुक फाड़ी गई और ऐसा करने वाले 8 सांसदों को फिर सस्पेंड किया गया तो उन्होंने संसद परिसर में धरना देना शुरू कर दिया। इसी सत्र में देखा गया कि धरने पर बैठे सांसदों के लिए सुबह सुबह वही उपसभापति जो कुछ घंटों पहले मार्शल से घिरे हुए थे, घर से चाय नाश्ता लेकर पहुंचे। ये सब तस्वीरें 70 साल में पहली बार नजर आई। ये तो पूरी तस्वीर का पहला हिस्सा है। इस बार संसद में बॉलीवुड से आए सांसद ही आपस में उलझ गए। लोकसभा में गोरखपुर से चुनकर आए बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि नशेड़ी बॉलीवुड देश के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, मोदी जी बचाएं। ये बात राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन को बुरी लग गई। बोली, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद। सुनिए इनका झगड़ा। दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। अब एक और सांसद की बात जिनका बयान खूब वायरल हुआ। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मित्रा कई मुद्दे उठाए, लेकिन पीएम केयर्स फंड को लेकर सरकार पर जो कहा वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। The origin of the PM Cares Fund is steeped in non-transparency and is inherently discriminatory in nature. I was among the first citizens to petition the Supreme Court of India against the discriminatory nature of this fund, but the bench in its wisdom, while not dismissing my petition on merit, asked me to bring it up in Parliament. So here I am, moving from the corridors of judicial review to the Janta Ki Adalat. पिछले 6 महीनों पर गौर करें तो 2 चीजें समानांतर चल रही हैं, कोरोना का संक्रमण और चीन से झगड़ा। लद्दाख वाले झगड़े पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लेकर बताया कि झगड़ा क्यों हुआ और ताजा हालात क्या हैं। भारत था चाइना, दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है जिसके समाधान के लिए
पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस मुद्दे का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाए। ये दोनों इस बात पर सहमत हैं। यह अभूतपूर्व था, क्योंकि इस तरह से चीन का नाम लेकर बयान खोजे से भी नहीं मिलता था उन लोगों से जो सत्ता प्रतिष्ठान का हिस्सा है। एक और मंत्री के बयान की चर्चा हुई, अक्सर होती है। अर्थव्यवस्था के नुकसान को एक्ट ऑफ गॉड बताने वाले उनके बयान की चर्चा कुछ ज्यादा हुई तो उन्होंने संसद में इस पर जवाब दिया। सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। मेरा ये कहना कि एक्ट ऑफ गॉड को बार बार सब याद कर रहे थे, आई एम वेरी हैप्पी। लैटिन एक्सप्रेशन यूज करके एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन में कोर्ट में जा करके फोर्स मेजर बोलने में सबको पसंद आता है, मगर एक घरेलू महिला जैसे वित्त मंत्री एक्ट ऑफ गॉड बोलता है तो उसको व्यंग में हो शी इज टोल्ड एक्ट ऑफ गॉड। ये क्या तरीका है सर? अब बारी है जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सांसद फारूक अब्दुल्ला की। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद उन्होंने पहली बार संसद में बयान दिया। वो बयान जिससे कई खुश हुए, कई नाराज। और बयान के पहले उन्होंने क्या किया? खूब शोर मच रहा था, बोलने को नहीं मिल रहा था तो जोर से चीखे कि मेरा डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, दांत में दर्द है, मुझे पहले सुन लिया जाए। और जब सुनने की बारी आई तो ये बोले, पहले तो मैं सारे अपने साथियों का शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने मेरे लिए, जब मैं बंद था, उन्होंने मेरे लिए बात की और मुझे आज मौका मिला है कि इस हाउस में 1 साल के बाद आया हूं। आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि हमारे हालत जहां प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वहां कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं। और आज भी स्पीकर साहब, हमारे बच्चे और हमारे जो दुकानदार हैं उनके पास 4G की फैसिलिटी नहीं है जो आज हमारे पास है हिंदुस्तान में बाकी जगहों पे। और अब बात पूरे उस मुद्दे की जिस पर सत्र में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। सरकार के शब्दों में कहूं तो फार्म रिफॉर्म्स के 3 बिल। पंजाब की पार्टी शिरोमणि अकाली दल दशकों से बीजेपी की सहयोगी रही है, एनडीए का हिस्सा रही है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर पार्टी के कोटे से मोदी मंत्रिमंडल की सदस्य हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद भी कांग्रेस के पंजाब से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने अकाली दल को लपेटे में लिया। शायद ये ऑर्डिनेंस किसान के भले में हो, लेकिन जिसके भले में है उनको आश्वासन देना, उनको भरोसा देना और उनको आश्वस्त करना कि उनकी शंकाओं को एड्रेस करना, ये एक मेरा नैतिक फर्ज और सरकार का फर्ज बनता था। आज मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहती थी जिन्होंने इनकी शंकाओं को दूर करे बिना ही इस ऑर्डिनेंस को पास करने का काम किया है। इसलिए मैंने अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सर, आपका अकाली दल जो सबसे पुराना आपका अकाली दल सहयोगी है वो आपके अगेंस्ट यहां बोल के गया। अब तो आप जागो। वो क्यों बोला? क्योंकि सारा पंजाब आज सड़कों पे है कोरोना में। किसी पार्टी की कोई सपोर्ट नहीं, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, किसी कॉमरेड की। किसान बिल पर तीखी नोकझोंक के बीच हंसी मजाक भी दिखा। राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने चेयरमैन वेंकैया नायडू से पूछा, खड़ा हो जाऊं सर? जवाब ऐसा था कि पूरे सदन की हंसी छूट गई। खड़ा हो जाऊं सर? इजाजत है खड़े होने की? अभी खड़े होने का समय पूरा हो गया। अच्छा, चुनाव भी हो गया। वैसे मनोज झा का किसान के बिल के विरोध में भाषण भी खूब सुना गया। आपके तमाम बिल्स और एक्ट्स में देख रहा हूं बीते दिनों में, आप सहकारी संघवाद कहते हो रेडियो टेलीविजन पर और अहंकारी संघवाद के हिसाब से काम करते हो। राज्यों के दायरे में घुसते जा रहे हैं। तो मैं तो अपील करूंगा, एक झटके में राज्यों को खत्म कर दीजिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आज मैं कहना चाहता हूं कि सदन अगर यह बिल पास करता है तो आप ऑबिचुअरी लिख रहे हैं इंडियन फार्मिंग कम्युनिटी की, भारतीय किसानों की। लेकिन हाँ, जो मैंने पहले कहा कि किसानों ने व्हिप जारी कर दिया है सर, ये कहानी हरियाणा पंजाब तक नहीं रहेगी, ये बिहार तक ये जाएगी। क्योंकि ये नहीं हो सकता। मैं तो मानता हूं भाजपा के भी हमारे मित्र, वो भी एक बार सोचे क्या करने आप जा रहे हैं। और किसानों वाले बिल पर ही फिर राज्यसभा में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कुछ ऐसा जो इतना शर्मनाक था कि राज्यसभा टीवी को लाइव प्रसारण रोकना पड़ा। घटना 20 सितंबर को हुई। 21 सितंबर को चेयरमैन वेंकैया नायडू ने 8 सांसदों के नाम बोले और निलंबन के लिए बोले। अब मॉनसून सत्र में पास हुए कानूनों की बात करेंगे।
कृषि अध्यादेशों की जगह लेने आए कानूनों पर खूब बात हो चुकी है, तो हमने सोचा कुछ दूसरे कानूनों के बारे में भी बात कर लें जिनका हमारी और आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। कृषि से जुड़े कानूनों के बाद सबसे ज्यादा हंगामा हुआ श्रम कानून, लेबर लॉज पर। 3 कानून थे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इन बिल्स की पैरवी करते हुए कहा कि ये मजदूरों के कल्याण के मामले में मील का पत्थर साबित होंगे। ये तीनों कानून लोकसभा से पास हो चुके हैं। पहले ये नियम था कि 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियां अपने यहाँ छंटनी से पहले सरकार से मंजूरी लें। नए कानून के तहत अब 300 कर्मचारियों वाली कंपनियां भी बिना सरकारी मंजूरी के छंटनी कर पाएंगी। अब मजदूरों को कानूनी रूप से हड़ताल पर जाने से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा। पहले यह नियम था कि सिर्फ आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 1.5 महीने का नोटिस देना पड़ता था। इन्हीं बातों को आधार बनाकर विपक्ष ने पूछा कि ये बदलाव श्रम सुधार कैसे कहे जा सकते हैं। वैसे यहाँ जिस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए वो ये है कि विपक्ष उस स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर का हिस्सा था जिससे होकर ये कानून आए। कमेटी की सारी सिफारिशें नहीं मानी गई, लेकिन अगर वाकई विपक्ष को इन बदलावों पर इतनी चिंता थी तो वो सदन में बिल पेश हो जाने से पहले क्या कर रहा था, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है कि लोकसभा में सरकार बिल पास करा ही लेगी। नए श्रम कानून मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बात भी करते हैं। कानून में नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की कल्पना की गई है जो केंद्र सरकार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्कीम बनाने पर सुझाव देगा। साथ ही दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को भी वर्कर की परिभाषा में जोड़ा गया है। अगला कानून द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हो चुका है। इससे सहकारी बैंक भी आरबीआई की निगरानी में आ जाएंगे। बढ़िया कदम है क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक को लेकर कई शिकायतें सामने आती थी। भारत में बैंकिंग सेक्टर पर आरबीआई की पैनी निगाह रहती है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के मामले में ये निगरानी उतनी प्रभावी नहीं थी। इसे पीएमसी बैंक जैसे घोटालों की एक बड़ी वजह माना गया। अब कोऑपरेटिव बैंकों को भी बाकी बैंक्स की तरह आरबीआई के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इससे आम खाता धारकों के पैसों की सुरक्षा बढ़ेगी और ये जो तमाम डायरेक्टर्स अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से दबाव समूह चलाते थे, इस पर शायद कुछ अंकुश आए। अगला कानून है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, हिंदी में कहें तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। कानून ये 1955 में बना था मूल रूप से। इसके तहत सरकार ये तय करती थी कि किस सामान की कितनी स्टोरेज, कितना भंडारण हो सकता है। अब सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया, कह दिया कि सिर्फ युद्ध या किसी इमरजेंसी के वक्त ही भंडारण का ये नियम जो है वो लागू रहेगा, बाकी टाइम स्टोरेज को लेकर कोई रोक नहीं होगी। इससे होगा क्या, आलू, प्याज, दाल, तिलहन, मतलब वो भी जिनसे तेल निकलता हो, इन सब का भंडारण हो सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद इन सामानों की कीमतों में नाटकीय उतार चढ़ाव कुछ कम होगा। एक और दिलचस्प बिल था सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल। अमूमन आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित होता है, लेकिन सिर्फ प्रस्ताव से बात नहीं बनती, इसके लिए कानून बनाना पड़ता है। इस बार नए कानून का मकसद तनख्वाह बढ़ाना नहीं, घटाना था। तनख्वाह में 30% की कटौती की गई, कई भत्ते कम किए गए, क्योंकि कोरोना महामारी के समय सरकार अपना खर्च घटा रही है। संकेत तो दे ही रही है। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के जिक्र से की थी, अंत भी उनकी कविता से करेंगे। क्या है कविता? सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब को पाकुल हो भ्रकटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देश में जब जब लोकतंत्र पर चोट पहुंची, तब तब राष्ट्र कवि का ये गीत देश के काम आया है। राष्ट्र कवि को याद करें, कविता को याद करें,
देश को याद करें। शुभ रात्रि। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।